हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत तक अपनी स्टडी कर ली थी। आज हम लोगों को क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ना है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आने के बाद श्रोडिंगर नाम के वैज्ञानिक ने अपना एक मॉडल दिया जिसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है। हायर स्टडीज आप करेंगे तो श्रोडिंगर का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर उसका एक भाग ही आपके कोर्स में है जिसका नाम है क्वांटम अंक या क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्या कहती है ये बात समझ लेना पहले जरूरी है। तो सबसे पहले समझिए कि क्वांटम संख्या है क्या चीज। मान लो बच्चों कि आपको किसी बच्चे के या आपको किसी मित्र के घर पहुंचना, तो आप उस मित्र के घर पहुंचने के लिए या किसी भी व्यक्ति के इस दुनिया में घर पहुंचने के लिए आपको किन बातों की आवश्यकता होगी। आपको आवश्यकता होगी नंबर पहला, उस व्यक्ति का नाम, वो किस शहर में रहता है, उस शहर की किस गली में रहता है, उस गली के किस मकान नंबर पर है। कहने का मतलब उसके एड्रेस की रिक्वायरमेंट। तो क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। सबसे पहले छोटा सा यही चीज लिख लीजिए। हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम नंबर्स। होते क्या है क्वांटम नंबर? या नंबर्स आर एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव मोशन कर, और वेव मोशन में हमको ये पता करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन किस स्थिति पर, इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में है, किस उप ऊर्जा स्तर में है। ये सारी बातें हमको पता करनी। तो सबसे पहले जो शेल्स थे, जो बोर के शेल्स थे, बोर के शेल्स, कोश, वो थे के, एल, एम, एन। इन कोशों में वैज्ञानिक ने कहा कुछ उपकोश होते हैं। या उप ऊर्जा स्तर, सबशेल कहते हैं अंग्रेजी में। के में एक ही सबशेल होता है जिसको हम कहते हैं, के को हम 1 मान सकते हैं बेटे, एल को हम बेटे 2 मान सकते हैं, एम को हम बेटे 3 मान सकते हैं, और एन को हम बेटे 4 मान सकते हैं। तो इसमें एक ही उपकोश होता है जिसको 1s कहा जाता है। एल में 2 उपकोश होते हैं, 2s 2p। एम में 3 उपकोश होते हैं, 3s 3p 3d। और एन में 4 होते हैं, 4s 4p 4d और 4। बेटे ध्यान देना, यहां पे मैं एक नोट लिखे दे रहा हूं कि जब हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बाद फाइन स्पेक्ट्रा की खोज की, तो फाइन स्पेक्ट्रा में हमको 4 प्रकार की लाइन, 4 रेखाएं प्राप्त, रेखाएं प्राप्त। कौन कौन सी? पहली शार्प, दूसरी प्रिंसिपल, तीसरी डिफ्यूज्ड, और चौथी फंडामेंटल।
ये श्रोडिंगर को मिली। तो शार्प को उसने नाम दिया S, प्रिंसिपल को उसने नाम दिया P, डिफ्यूज्ड को उसने नाम दिया D, और फंडामेंटल को उसने नाम दिया F। मैं आपको बता दे रहा हूं, अब एक पांचवी रेखा G भी प्राप्त हो चुकी है, लेकिन उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतने तत्व ज्ञात नहीं। हमारे पास सिर्फ अभी आवर्त सारणी में 7 ही आवर्त ज्ञात हैं, इसलिए जी की बात हम नहीं कर सकते। अच्छा, अब इस उपकोशों में ऑर्बिटल्स थे, तो जो सबशेल हैं उसमें पाए गए ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को कक्षक कहते हैं। एस सबशेल में एक कक्षक पाया गया, पी में 3 पाए गए, डी में 5 पाए गए और एफ में 7 पाए। बेटा ये प्रश्न नीट में एक बार आ चुका है कि एक कक्षक में डी कक्षक में डी के एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एग्जैक्टली बात क्या है कि आप लोग डायरेक्ट याद कर, मैं लिख देता हूं यहां, आप लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन याद कर लेते हो कि इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे। एक में 2 भरे जा सकते हैं, तो पहले वाले एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। और आप गलती कराते हो और लिखाते हो कि डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ये गलती है, ये नीट में सवाल आया है। ध्यान दीजिएगा, एक कक्षक में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। एग्जैक्टली डी में 5 कक्षक उपस्थित हैं, इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन। ये बात ध्यान रखिएगा, ये नीट का सवाल है कि 3D के एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। बच्चे लिखाएं 10। अरे भाई, एक कक्षक में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते, और जो भरे जाएंगे उनका स्पिन अपोजिट हो, क्योंकि रिपल्सन कम से कम एक अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो दूसरा अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज। एक इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज, जिससे कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सके और उनमें प्रतिकर्षण का मान सबसे कम। तो ये थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन विन्यास तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, तो वो आप लोगों को लगभग आता है। अब मैं आपको क्वांटम नंबर के बारे में समझा, तो समझिए। ये शुरुआती जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए, क्या होता है ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कैसे भरे जाएंगे, ये सारी जानकारियां आपको होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल हिंदी में भी लिखता हूं, इसको हिंदी में लिख लो मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल n से निरूपित करते हैं। और ये क्या बताता है, ध्यान से देखिए। नंबर पहला, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूर, नाभिक से दूर। इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूर, मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में बताओ। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना दूर होता चला जाएगा उसकी ऊर्जा उतनी बढ़ती चली जाएगी, और अगर
नाभिक के आकर्षण को छोड़ के भाग जाए तो इलेक्ट्रॉन अपनी महत्तम ऊर्जा में पहुंच जाएगा, जिसको शून्य कहा जाता है। तो एन बताता है इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में हमको जानकारी देता है। एन का मान क्या हो सकता है? एन का मान 1 से अनंत तक कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी उपस्थित हो सकता है, 1 से लेके अनंत। वास्तविकता में ये कोश का नंबर है। एक जो लिखा गया है n बराबर 1, वो बोर के कोश के लिए लिखा गया, n बराबर 2 L के लिए, n बराबर 3 M के। ये बोर के कोशों का नंबर है वास्तविकता अगर देखी जाए, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूं ये नाभिक है और इस नाभिक में पहला कोश K, तो उसके लिए n का मान 1 है। नाभिक में दूसरा कोश L, तो उसके लिए n का मान 2 है। नाभिक के बाद तीसरा कोश M, उसके लिए n का मान 3 है। नाभिक के चारों तरफ घूमता हुआ चौथा कोश N, उसके लिए n का मान 4। तो अगर n बराबर 4 में है तो इसकी एक स्पेसिफिक ऊर्जा होगी और नाभिक से एक स्पेसिफिक दूरी पर होगा। तो दोनों ही बातें एक ही हैं, नाभिक से दूरी कहो या बेटा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को, दोनों बातें एक। चलिए, अच्छा n का मान शून्य क्यों नहीं हो सकता? n का मान शून्य इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं पाया जा सकता। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्तीय, अगर मैं वृत्तीय पथों की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं ऑर्बिटल्स में होगा। डी ब्रोगली का एक निश्चित क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना महत्तम है। क्योंकि अब हम लोग वेव मोशन पढ़ चुके, तो डायरेक्ट वृत्तीय पथ कहना अच्छा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कुछ निश्चित क्षेत्रों में उपस्थित होगा, नाभिक के चारों तरफ नहीं पाया जा सकता, नाभिक से एक दूरी पर होगा, इसीलिए n का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। चलिए, तो ध्यान रखिए, n का मान शून्य नहीं हो सकता। n का मान शून्य क्यों नहीं हो सकता बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित नहीं हो सकता। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए बेटे। अगर मैं किसी भी n में उपकोषों की संख्या पूछूं, किसी n में उपकोषों की संख्या, उपकोषों की संख्या, तो वो हो जाएगा n²। और एक उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते, तो किसी n में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो क्या उत्तर हो जाएगा? 2n। जैसे मैं कहूं, एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं, समझिए। एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं n बराबर 3, तो आपको मालूम है इसमें 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है। सॉरी, शब्द गलत हो गया बेटा हिंदी का, उपकोष नहीं, ऑर्बिटल।
ऑर्बिटल को हिंदी में कहते हैं कक्षक। हाँ सर, यही मैं सोच रहा था। हाँ, अरे हिंदी के शब्द जरा ध्यान रखना। कक्षकों, चलो उपकोषों भी बता देता हूँ। उपकोष होता है सबशेल, ऊपर लिख दूं, किसी यस सर। एन में उपकोषों की संख्या, उपकोषों की संख्या बराबर एन। शब्द ध्यान रखना यार हिंदी। उपकोष कहते हैं सबशेल को, कक्षक कहते हैं ऑर्बिटल्स को। हिंदी थोड़ी सी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो मैं कोशिश करूंगा कि आपके हिंदी के वर्ड्स ठीक रहें। तो n बराबर 3 में उपकोष हो गए। अब यहां लिख ही देता हूं, उपकोष कितने हो गए? 3। उपकोष कितने हो गए बेटा? 3। अच्छा, कक्षक, कक्षक कितने हो गए बताइए? 9। कैसे? s में 1, बोलो बेटा, p में 3, 3 यस और 1, सर। और d में 5। हाँ। ठीक है, तो क्या कक्षक n स्क्वायर के बराबर है? बताइए। 3 3 हाँ 9। सर। अच्छा, कुल इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन जल्दी बताइए? 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। यस दैट इज सर। इक्वल टू 18। 18। 18। निकाल दो या नहीं निकाल दो? हाँ, तो ये शब्द ध्यान रखना, उपकोष, सबशेल, कक्षक, ऑर्बिटल और कुल इलेक्ट्रॉन। चलिए, ये मैंने सर आपको कोष, प्रिंसिपल सर क्वांटम। कोष जो हाँ, दोबारा बोलिए। जो कोष जो कोष होता है सर, उसमें उतने ही मतलब उसके नंबर के बराबर उपकोष होते हैं, हाँ, बराबर। उतने ही उपकोष पाए जाते हैं। जैसे पहले कोष में एक उपकोष पाया जाएगा, मैंने ऊपर लिखा भी है बेटा, ऊपर देखो पिछले हाँ वाले सर। पेज पे जो है उपकोष, यहाँ ठीक है ना? हाँ। समझ में यस आता रही सर। नहीं आ रही? सब शेल क्या है? एस। भाई के में पहला शेल है तो एक उपकोष होता है, एल दूसरा है 2 उपकोष होते हैं, एम तीसरा है तो 3 उपकोष होते हैं, एन चौथा है तो 4 होते हैं। बोलो बेटा, समझ में आता कि नहीं है? एग्जैक्टली ये वाला जो पार्ट है ये मैंने आपको बता जरूर दिया। तो कई बार बच्चे मुझसे पूछने आते हैं कि सर ये एसपीडीएफ आया कहां से? अधिकतर बच्चों को जानकारी नहीं होती, क्योंकि हम लोग हाँ सर, के कोर्स में श्रोडिंगर हमें एन, भी आज पता चला सर इसमें। आपको भी आज पता चला है, हम लोगों के कोर्स हाँ में सर। श्रोडिंगर नहीं। तो श्रोडिंगर नहीं है तो श्रोडिंगर को छोड़ते हुए हम लोग चलते, क्योंकि अब जब आप आगे जाओगे तब श्रोडिंगर का पता चलेगा आप लोगों को कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या था और कैसे निकला। तो उसके जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी उसमें ये 4 लाइंस को मिली, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल, जिसको उसने उपकोष कहा। शार्प से एस, प्रिंसिपल से पी, डिफ्यूज से डी और फंडामेंटल से एफ। अब बेटा इसकी हिंदी नहीं, ये मत कहना इसकी भी हिंदी बताओ, इसकी हिंदी नहीं है भैया मेरे पास। यही कहते हैं शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल, इसकी कोई हिंदी नहीं भाई मेरे पास। ठीक है, हाँ सर, कोशिश कोई दिक्कत। भी कर हाँ। रहा हूँ आप लोगों को कि जिससे कि आप लोग को पूरी पूरी हिंदी मिले, लेकिन थोड़ा सा बता दिया करो अगर कोई वर्ड गड़बड़ हो जाए। ठीक है ना, हिंदी के शब्द थोड़े से जो है एकदम से नहीं पकड़ में आते। चलिए, तो हाँ एन, सर। एन में उपकोषों की संख्या एन, कक्षकों की संख्या एन स्क्वायर और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2n स्क्वायर। ये हमने एन की बात पढ़ ली, मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और यहां पे मुख्य बात ये थी कि n का मान 0 नहीं हो सकता। नेक्स्ट, नंबर दूसरा, एजीमुथ क्वांटम, इसको बेटा एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं द्विगंशी। सही बोल रहा हूं मैं हिंदी? हाँ सर। ऐसे ही लिखा जाएगा, द्विगंशी क्वांटम। क्या होता है? पहली बात तो रिप्रेजेंटेड बाय, इसे स्मॉल एल से
निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। अब स्मॉल एल क्या होता है ये भी समझिए। स्मॉल एल इलेक्ट्रॉन की उपकोष को बताता है, मतलब इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है इसका निर्धारण एल से। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन, यहां पे उपकोष लिख लेता हूं बेटा मैं, और यहां पे लिख लेता हूं जो है एल का मान। उपकोष अगर एस है तो एल का मान 0, उपकोष अगर पी है तो एल का मान 1, उपकोष अगर डी है तो एल का मान 2, और उपकोष अगर एफ है तो एल का मान 3 मान। अच्छा, एल के मान के लिए भी एक बात बता दें। एल का मान 0 से n-1 तक ही हो सकता, इसलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि एल का मान कभी भी एन के बराबर नहीं हो सकता। एल का मान कभी भी एन के बराबर नहीं हो सकता। आपके छोटे छोटे सवाल आएंगे क्वांटम नंबर में कि 4 सेट दिए गए क्वांटम नंबर के, इनमें से कौन संभव नहीं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो मैं बता रहा हूं इनको ध्यान रखना। किसी किसी सेट में एल और एन दोनों के मान समान कर देते, वो सेट संभव ही नहीं। किसी किसी सेट में एन का मान 0 कर देता, एन का मान 0 हो ही नहीं। तो वो आसानी से आपको अगर ये छोटी छोटी बातें याद रहे तो आप निकाल सकते। चलिए, ये बात मैंने एल के लिए बता दी। कुछ एक आध दो एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को, देखिए। इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को समझाने का काम एल करता है, इसलिए इसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई इलेक्ट्रॉन 4s में, उसके लिए मैं एल का मान निकालना चाहूं तो बेटा 0 लिख। एस में अगर इलेक्ट्रॉन दिया गया तो उसके लिए एल का मान 0 लिख। अच्छा चलो एक और, मान लीजिए आपको एन का मान 4 दिया और पूछा गया कि एल के कितने मान हो सकते, तो एल के मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। टोटल मान एन के ही बराबर हो। टोटल 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, लेकिन एन का मान मैग्नीट्यूड एल के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? एल का मान 0 तो 4s होगा, एल का मान 1 4p होगा बेटा, एल का मान 2 4d होगा बेटा, एल का मान 3 4f। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो यस सर। जो मान है वो एल के मान के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन कुल मान उतने ही होंगे जितना एन का नंबर। कुल मान उतने ही होंगे जितना एन का नंबर। और अगर अलग से दे दिया गया कि 4s में, 2s में, 2p में, 5p में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैं कहूं एक और, मैं कहूं इलेक्ट्रॉन 3d में उपस्थित है, एल का मान बताइए। अरे डी का देखो, डी में कितना है, एल का मान 2, मामला खत्म। एल का मान कितना हो गया? 2। 3d में हो, 4d में हो, 5d में हो। अरे बोलो भाई, मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यस सर। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो क्वांटम नंबर के सारे सवाल। अगला पॉइंट, तीसरा, मैग्नेटिक या चुंबकीय क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या इसी को कहते हैं चुंबकीय
क्वांटम। अब आप लोग ध्यान से देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से निरूपित करो। क्या बताती है? m यह निर्धारित करता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में स्थित, मैंने सही लिखी हिंदी, ऑर्बिटल। यस सर। वो एल उपकोष बता रहा, एम क्या सर बता एक रहा? बात पूछूं? कक्षक। अच्छा, एम का मान क्या हो सर एक सकता? बात पूछनी थी। हाँ बोलिए। ऐसे मत का मतलब ये हुआ सर कि मतलब कोश सबसे बड़ा होता है, उसके अंदर उपकोष होते हैं, बिल्कुल। और और उपकोष के अंदर कक्षक। उसके अंदर कक्षक हो। ठीक है सर। एम का मान -L, मैं लिख के दे रहा हूं इस चीज को, इंक्लूडिंग 0 2 +L होता है। चलिए, n का मान -L से +L तक। जैसे देखो, L का मान 0 तो m का मान 0। क्यों? एक ही कक्षक उपस्थित होता है ऐसे। अच्छा, L का मान 1 तो m का मान -1, 0 +1। अब इस बात को ध्यान रखना, ये कोई नंबर लाइन नहीं, माइनस से प्लस हो सकता है, प्लस से माइनस हो सकता है। कोई कहे कि m का मान +L से -L तक हो सकता है, सही है, उसमें कोई नंबर लाइन थोड़ी है, ठीक है ना? उस L के हाँ प्लस सर। से L के माइनस तक सारे मान सही। चलिए, अब जरा ध्यान से देखिए, L का मान 1 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन p में है, तो इलेक्ट्रॉन p में है तो p में 3 कक्षक पाए जाते, px py pz। किसी के लिए -1, किसी के लिए 0, किसी के लिए +1। ध्यान रखना, उल्टा भी हो सकता है, +1 0 -1, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कोई नंबर लाइन नहीं। चलिए, मैं कहता हूं L का मान 2 है तो D है, तो M का मान -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, इसका मतलब यहां डी, पर डी के लिए। 1 2 3 4 5। ध्यान देना, जो डी होते हैं उनमें यही एक IUPAC की अवधारणा है कि dz² के लिए मान 0 माना जाए। ये IUPAC अवधारणा है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। dz² के लिए मान 0। आपको मालूम है d में कितने होते हैं? dxy, dyz, dz², dzx और dx² माइनस। ये आपके पास 5 जो है कक्षक है, इसमें से इनका ये मानना है कि dz² के लिए, ये IUPAC की मान्यता है, और IUPAC की मान्यता है कि dz² के लिए मान हमेशा क्या मानेंगे? जी। अगला बेटा, अगला है स्पिन क्वांटम। स्पिन क्वांटम नंबर क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। इसको S से निरूपित करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, और ये क्या रहा है इसको समझिए। यह इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर चक्रण
को समझाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ नाभिक के चारों तरफ नहीं घूम रहा। इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है तो वो अपनी भी अक्ष पर चारों तरफ घूम रहा है। ये दो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ नाभिक के चारों तरफ घूम रहा हो ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर भी घूम रहा है। ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन की अक्ष दिखाई दे रही। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसके लिए s का मान वैज्ञानिक ने +½ माना और उसको ऑर्बिटल में सीधा खड़ा हुआ माना जाए। और अगर इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिए, अपनी अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो s का मान -½ होगा और अब इसको ऑर्बिटल में उल्टा खड़ा हुआ बना। ये IUPAC की अवधारणाएं हैं, इसको आप बदल नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिद पे अड़ जाओ। भाई IUPAC कहता है कि जिसको सीधा खड़ा है उसको s बराबर +½ कह दो, जो उल्टा खड़ा है उसको s बराबर -½ कह दो, क्योंकि आप पहचान तो सकते नहीं। कागज पे लिखे हुए, कागज पे बने हुए किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप कैसे पहचानोगे वो कहाँ घूम। ये ध्यान रखिए, एक ही कक्षक में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से एक +½ घूमेगा और एक -½ अब जरा एक आध दो सवाल कर लेते हैं। चारों बातें हम पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन करता हूं कि 4s2 में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। अब ध्यान दो, दो इलेक्ट्रॉन ये उपस्थित हैं 4s2, एक ये, n का मान, चूंकि दोनों ही 4s में उपस्थित है इसलिए n का मान दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 आएगा। अच्छा, l का मान, दोनों s में है तो l का मान दोनों के लिए 0 आएगा। m का मान, l का मान 0 है तो m का भी मान 0 हो। अच्छा, s का मान, एक सीधा खड़ा है उसके लिए +½ लिखो और एक उल्टा खड़ा है उसके लिए -½ अब जरा ध्यान से देखिए, ये प्रश्न क्या समझाना चाहता है। ये प्रश्न ये समझाना चाहता है किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं हो सकते। यदि प्रथम 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हैं तो चौथी क्वांटम संख्या का मान भिन्न होगा। देखिए, अर्थात किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। और इस नियम को कहते हैं पाउली का
अपवर्जन का नियम। बेटा ये दो नियम पाउली नहीं दिए थे, एक ऑफ-बाउ प्रिंसिपल जिसके अकॉर्डिंग आप एसपीडीएफ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, और एक पाउली के अपवर्जन का नियम। ये दोनों नियम उसी ने दिए, इस बात को ध्यान रखें। एक क्वेश्चन देखो, सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए n+l बराबर 4 हो? देखिए सल्फर है 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए n+l का मान 4 होगा? सबके लिए निकालना पड़ेगा, निकालो n+l का मान निकालो, यही ऊर्जा भी है। 1 आएगा सर, इसके लिए 1 + 0 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 3 3। और इसके लिए 4। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 4। कौन से 4 इलेक्ट्रॉन? 3p4 में उपस्थित चारों इलेक्ट्रॉन। अच्छा मैंने कहा ये ऊर्जा, मतलब जिसके लिए n+l का मान ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। अगर मान लो 2 के लिए n+l का मान बराबर आ जाए तो जिसके लिए n का मान ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा को ज्यादा, जैसे माना देखो जाएगा। 3 और 3s, इन दोनों के लिए n+l का मान 3 आ रहा है, तो कौन ज्यादा ऊर्जा का है, कौन कम ऊर्जा का? बोलिए। जिसके लिए n का मान ज्यादा, किसके लिए n का मान ज्यादा आ रहा है? 3s के लिए n का मान ज्यादा आ रहा है, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा बेटा? वो ज्यादा ऊर्जा का कक्षक। ज्यादा। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही? हाँ सर। बोलो। ये आपका क्वांटम अंक वाली बात। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर एक टॉपिक और आता है आपका जिसका नाम है नोड, नोडल प्लेन, ये निकालने की। तो चलिए बात करते हैं थोड़ी सी बात नोड और नोडल प्लेन की। देखिए सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं 1s की। ये पूरी तरीके से जो s होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, और जब गोलाकार सममित की संरचना की बात की जा रही है तो इसमें पहली बात तो कोई नोड नहीं होगा, कोई नोडल प्लेन भी नहीं, पहली बात। क्योंकि ऐसा कोई स्थान ही नहीं होगा जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम हो, पूरा गोलाकार सममित। और 1s है तो 1 से पहले तो कोई एनर्जी गैप भी नहीं आता, जो कोई एनर्जी गैप इसमें आता। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं 2s की बात करूं,
सेकंड 2s। तो बेटा होगा क्या कि 1s अगर इधर है, ध्यान दीजिए, ये 1s गोलाकार सममित, इससे थोड़ी सी ऊर्जा गैप पर 2s घूमता हुआ हमको दिखाई देगा, मैं यहां मान सकता। और 2s की आकृति भी कैसी होगी? अरे भाई s की आकृति गोलाकार सममित है, तो 2s की भी आकृति क्या होगी? गोलाकार सममित। कुछ इस तरीके से घूम रहा होगा, मैं बताता हूं। ये s है, ठीक है, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी पाई जाए, और ये आपका 2s। तो अंदर वाला तो आपका 1s है, और बाहर वाला ये रोटेट करता हुआ 2s। आप देख रहे हो 1s और 2s के बीच में एक एनर्जी गैप पाया जाए। 1s और 2s के बीच में एक एनर्जी गैप पाया जाए। ध्यान दीजिए, ये आपका 1s और ये आपका 2s। ये जो एनर्जी गैप है ये एक नोड क्रिएट कर देगा, यहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम हो जाएगी, लगभग 0। मैं कह सकता हूं साई स्क्वायर का मान लगभग 0 हो जाएगा। 0 नहीं हो सकता कहीं पर भी, ध्यान रखो। साई स्क्वायर का मान लगभग मैंने कहा है, समझ बात आ गई नहीं आगे? पूरा 0 कभी नहीं हो सकता साई स्क्वायर का मान, इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता। तो जहां पर साई स्क्वायर का पाए जाने की संभावना लगभग नगण्य हो जाए वो नोड कहलाता है, और इस नोड को रेडियल नोड, इसको त्रिज्यीय नोड कहा जाएगा। त्रिज्यीय नोड। तो 1s में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन 2s में एक त्रिज्यीय नोड पाया गया। समझ बात आ रही नहीं आ रही? अगला, इसी तरीके से अगर मैं 2p की बात करूं तो ये दिखाई देगा हमको 2p। ये जो पॉइंट है यहां से गुजरने वाली जो अक्ष होगी वो एक नोडल प्लेन को प्रदर्शित करेगी, और ये जो मैं डॉट बना रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें और जगह सब बराबर है। इसका मतलब ये जो बिंदु है, ये एक जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, यही बिंदु अक्षीय नोड ये बिंदु जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बिंदु एक अक्षीय नोड को निरूपित करे। बेटे P में बीच में एक अक्षीय नोड उपस्थित होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहां पर आपके पास एक नोडल प्लेन है, एक एक्सियल नोड पाया जाता। अब चूंकि P2 से ही शुरू हो रहा है इसलिए कोई रेडियल नोड नहीं पाया जाए। अच्छा, अगर मैं 3p की बात करूं तो पाया जाए, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, और यहां पर एक गैप पाया जाएगा जहां पे 2p आपको मिलेगा, ये दोनों जगह बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये वाला जो पॉइंट होगा यहां से गुजरने वाली रेखा एक एक्सियल नोड, सॉरी एक नोडल प्लेन, ये एक नोडल प्लेन
ये पॉइंट एक एक्सियल नोड और ये जो डिस्टेंस बच गई ये ऊर्जा अंतर है 2p और 3p का, तो यहां पर एक रेडियल नोड पाएगा। तो एक एक्सियल नोड होगा, एक नोडल प्लेन होगा, एक रेडियल नोड। मतलब रेडियल नोड निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n माइनस एल माइनस 1। आपको 3p में निकालना था, n का मान है 3, l का मान है 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू। अगर आपको एक्सियल नोड निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा n एक्सियल नोड की वैल्यू जो है वो l के मान के बराबर होगी। मैं लिख देता, नंबर ऑफ एक्सियल नोड बराबर l और नंबर ऑफ रेडियल नोड बराबर n माइनस एल माइनस 1। तो अगर मैं कहूं कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स दैट इज इक्वल टू n माइनस, ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स है। मान लीजिए मैं अगली बात आपसे 3D की करता हूं, तो मुझे बताना पड़ेगा ये d कौन सा है। देखो भैया, dxy, dyz, dzx, इन सब के लिए एक ही तरीके की संरचना बनती है। अक्ष चेंज होती हैं और जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऑर्बिटल्स अक्षों के बीचों बीच स्थित होते। तो इसका मतलब ये जो दो अक्ष आ रही हैं हमारे पास, ये दोनों अक्ष हमको क्या देंगी, दो नोडल प्लेन। और यहाँ ये जो बिंदु हैं ये भी दो आएंगे क्योंकि दो प्लेन, दो आपके पास फ्लैप्स दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इसका मतलब यहाँ पे दो एक्सियल नोड भी आएंगे उस पॉइंट पे जो रेड पॉइंट मैंने रखा है। और 3D D3 से शुरू होता है, 3D से पहले कोई D उपलब्ध नहीं है, इसलिए नो रेडियल। यहां सिर्फ इस बात को ध्यान रखना, अगर 3D Z² की बात करूं तो डाउनट शेप संरचना बनती है। भाई जो डी की संरचना है ये है डबल डम्बल। डम्बेल शेप, द्विडंबलाकार। ऐसी होनी चाहिए। लेकिन ये संरचना जो DZ² की है, इसमें बीच वाला फ्लैप खूब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बियर करता है और यहां हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिखाई दी, ये हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिखाई दी। और इसका नाम है डाउनट शेप। डाउनट की आकृति का ये जेड। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, समझिए इस चीज। अब यहां पर ये बीच वाला जो एक्सियल, जो नोडल प्लेन यहां थे और जो एक्सियल नोड यहां थे वो तो दिखाई देंगे क्योंकि यहां बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई।
नोड वह स्थान है और नोडल प्लेन वे स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना न्यूनतम। तो यहाँ पे तो दिखाई देंगे, तो क्या ये गायब हो जाएंगे? नहीं, इनकी जगह कोनिकल नोड्स दिखाई। कहां पे पाए जाएंगे मैं दिखा देता। इनकी जगह जो नोड्स दिखाई देंगे आपको वो ये दिखाई, ये ये और ये दो इस केस में कोनिकल नोड्स आपको दिखाई। अच्छा, अगर मैं 3D एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करूं तो ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, तो बाद बाकी सारी चीजें तो सेम रहेंगी, सिर्फ जो नोडल प्लेन है वो आउट ऑफ एक्सिस आ जाएंगे। ये दो नोडल प्लेन आएंगे, ये वाला और ये वाला, ये दो नोडीय तल नोडल प्लेन, और ये दोनों नोडल प्लेन आउट ऑफ एक्सिस प्रेजेंट। यही अंतर होगा। और अगर मैं बेटा 4D 5D इन सब की बात करने लगूं तो फिर रेडियल नोड आने लगेंगे, जिसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा दिया। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखाया है ये फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है, कभी गलत नहीं। नंबर ऑफ एक्सियल नोड L, नंबर ऑफ रेडियल नोड n - L - 1। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि 4D एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में बताइए, तो एक्सियल नोड कितने होंगे? L के बराबर। L कितने? D के लिए L का मान कितना होता है? 2, 2 एक्सियल नोड। अच्छा, रेडियल नोड कितने होंगे? n - L - 1, तो 4 माइनस L कितना होता है? 2 - 1। तो यहाँ रेडियल नोड कितने आ जाएंगे? 1। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाला जो 3D है वो ऊर्जा अंतर उत्पन्न करेगा, तो रेडियल नोड इतने आ जाएंगे। अच्छा, नोडल प्लेन का मान कितना होगा? वो भी L के बराबर होगा। जो नोडल प्लेन होते हैं दैट इज इक्वल टू L। तो L का मान D के लिए कितना है? D के लिए L का मान बताइए 2। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया ये आपको नोड और नोडल प्लेन निकालने में मदद करेगा। ये बेटे आज आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना वाला भाग खत्म हो गया, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक घर पे अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, नीट आने वाला है।